हाँ विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। हम आपके मानव भूगोल पर चल रहे हैं और अब तक हमने मानव भूगोल में विश्व मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम भारत की मानव प्रजातियों पर चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, भारत भौगोलिक विविधताओं के कारण उपमहाद्वीप कहलाता है और भारत में भारी भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है। अनेक विविधताओं के कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से आकर विश्व की प्रजातियाँ निवास करने लगी थी। वर्तमान में लोग भारत के स्थायी निवासी बन गए। धीरे धीरे समय के साथ प्रजातियाँ अपने उत्पत्ति स्थल से अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित होती रही। हमारे यहाँ भी ऐसा ही क्रम रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्थायी होती चली गई। हमारे देश की भी स्थिति यही है। भारत को कुछ प्रजातियों का उद्भव स्थल भी माना जाता है। वैसे यहाँ विकसित होकर ये प्रजातियाँ अन्य प्रदेशों में स्थानांतरित हो गई। भारतीय मानव शास्त्रियों में पंचानन मित्रा और ग्रिफिथ टेलर महोदय ऐसे नृशास्त्री हुए हैं जिन्होंने भौगोलिक प्रजातियों का अध्ययन किया है और इन दोनों का अध्ययन ही हमारे यहाँ महत्वपूर्ण अध्ययन है। ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार भारत के शिवालिक प्रदेश में मानव प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र माना जाता है और खोजों के दौरान ऐसे पाषाण औजार और जीवाश्म यहाँ प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इन्होंने यहाँ मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मानी है। जलवायु के आधार पर भी यह स्पष्ट हुआ है कि मानव के आदि पूर्वजों का उद्गम स्थल भारत में शिवालिक प्रदेश रहा है, जिसका विस्तार बाद में तिब्बत और ऑक्सस तक हो गया था। यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया प्रजाति मानी गई है जो भारत से बाहर पूर्वी द्वीप समूह मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में प्रवास करते रहे हैं। इन प्रजातियों का वर्गीकरण जिन जिन विद्वानों ने किया है, भारत ने उसी प्रकार भारत में भी विश्व में जितने विद्वानों ने वर्णन किया है उसी प्रकार भारत में भी अध्ययन हुआ है मानव प्रजातियों पर। और भारत में अध्ययन और अनुभवों के आधार पर विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इनको वर्गीकृत किया है। तो भारत की मानव प्रजातियों के वर्गीकरण पर हम अब चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि मानव प्रजातियों के मिश्रण, मानव प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न हुई और अलग अलग प्रकार से वो स्थानांतरित होती चली गई और उन्हीं स्थानों पर वो अपना आवास बनाती रही है। प्रजातियों के मिश्रण के कारण भारत की जनसंख्या में प्रजातीय वर्ग स्पष्ट करना जटिल समस्या है। फिर भी इनको विभिन्न मानकों के आधार पर कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने अध्ययन किया है मानव प्रजातियों का। उनमें रिस्ले महोदय, हट्टन महोदय, हेडन महोदय, इंस्टेंट साहब है और BS गुहा साहब है। ये ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारत में प्रजातियों का अध्ययन किया है और इन अध्ययनों के आधार पर इन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन अब तक के प्राप्त अध्ययनों से में सबसे श्रेष्ठ अध्ययन जो है BS गुहा का माना गया है और BS गुहा साहब का सर्वमान्य वर्गीकरण भी माना गया है। इन्होंने भारत की प्रजातियों का अच्छा खाका तैयार किया है और अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने भारत की प्रजातियों को कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। देख रहे हैं आप, इस पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण BS गुहा साहब के द्वारा। BS गुहा साहब भारतीय प्रजातियों का के अच्छे वर्णन करने वाले रहे हैं। इनके द्वारा वर्गीकरण वर्तमान प्रमुख एवं सर्वमान्य माना जाता है। इनका ये गुहा साहब भारतीय मानव विभाग के निदेशक थे। BS गुहा ने प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों तथा वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर अधिक शुद्ध एवं तकनीकी ढंग से भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने 1944 में जनसंख्या में प्रजातीय तत्व एक लेख लिखा था, उसमें इन्होंने भारत में प्रजातियों का वर्णन किया है और एक श्रेष्ठ वर्गीकरण प्रस्तुत किया था।
जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये वर्गीकरण है इस प्रकार। नंबर 1 इन्होंने बताया है नेग्रिटो प्रजाति। नेग्रिटो प्रजाति की उपस्थिति भारतीय प्रजातियों में अभी तक एक असमंजस की स्थिति बनी रही है। कई मानव शास्त्रियों के अनुसार भारत में इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है, लेकिन लेपिक ने कहा कि भारत में नेग्रिटो जाति का अंश दक्षिणी भारत के आदिवासियों में पाया जाता है। BS गुहा साहब ने कोचिन की पहाड़ियों, कादर और पुलियान उपजाति के लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को इस प्रजाति के रूप में माना है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेग्रिटो प्रजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन इस प्रजाति के लोगों का ह्रास होता जा रहा है। यह सत्य है। ये इस प्रजाति के लोगों को शारीरिक लक्षण कुछ होते हैं, जैसे छोटा कद होता है, रंग काला होता है, सिर के बाल लहरदार होते हैं, घुंघराले होते हैं, होंठ मोटे होते हैं, चेहरा छोटा होता है और ललाट आगे की तरफ निकला हुआ सा होता है। ये नेग्रिटो प्रजाति की विशेषताएं गुहा साहब ने बताई है। इसके साथ ही जो है दूसरी प्रजाति उन्होंने बताई आद ऑस्ट्रेलियाड। आद ऑस्ट्रेलियाड जो प्रजाति है, इसके बारे में गुहा साहब लिखते हैं कि विभिन्न मानव शास्त्रियों के मतों में भी ये चीज़ निकल के आई है कि वर्तमान समय में भारत की विभिन्न जनजातियों में ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की संख्या अधिक है। ये गुहा साहब भी कहते हैं और अधिक मानव शास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं। ये सत्य है। इस प्रजाति के अधिकांश लोग भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं। भारत के दक्षिण भाग में निवास करने वाली मलयन, चैचू, कुरुम्बा, वस्त्रा, भुंडा, ये कुछ जातियाँ हैं। ओराव है, गोंड है, खोंड है, बदागा, कौल, संथाल, भील आदि जनजाति इसी से संबंधित मानी जाती है। भारत की अधिकतर अनुसूचित जातियाँ ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से ही मानी जाती है। इन प्रजातियों में घुंघराले बाल, नाक चौड़ी, ऊपर से चपटी, ललाट उभरा हुआ, होंठ मोटे, चेहरा कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ सा, ऐसी इनकी विशेषताएं होती है, इनके बनावट होती है, शारीरिक बनावट होती है। तो ये आद ऑस्ट्रेलियाड प्रजातियाँ होती है। इसके बाद उन्होंने बताया मंगोलायड प्रजाति। इस प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन, चीन, तिब्बत, मंगोलिया क्षेत्रों में मानी जाती है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस प्रजाति के लोग प्रवास करके भारत आए थे, ऐसा माना जाता है। और वर्तमान में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में नेपाल, असम, कश्मीर में ये लोग निवास करते हैं, मंगोलॉइड प्रजाति के लोग। इनका मुंह चपटा, गाल की हड्डियां कुछ बाहर की ओर निकली हुई तथा उभरी हुई होती है। आँखों का रंग बादाम सा होता है। शरीर में बालों की मात्रा बहुत कम होती है। छोटा सिर और चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए होता है। आँखें तिरछापन से लिए हुई होती है। ये इनकी प्रजाति है। मंगोलाइड प्रजाति को फिर इन्होंने कुछ भागों में विभाजित किया है। 2 भाग इनके बताए, पूर्व मंगोलाइड प्रजाति और तिब्बती मंगोलाइड प्रजाति। पूर्व मंगोलाइड प्रजाति लंबे सिर वाली मंगोलाइड प्रजाति होती है। और एक तो इनके 2 प्रकार बताए हैं और दूसरा प्रकार बताया है चौड़े सिर वाली प्रजाति। इनमें फिर बताया है तिब्बती मंगोलाइड। ये प्रजाति तिब्बत क्षेत्र में से होकर भारत के जो है उन क्षेत्रों में जहाँ तिब्बत के आसपास क्षेत्र है, वहाँ ये प्रजाति निवास करती है। अगला जो बताया है मंगोलाइड के बाद वो है भूमध्यसागरीय प्रजाति। भूमध्यसागरीय प्रजाति भी हमारे यहाँ मिलती है। ये BS गुहा साहब ने बताया है। भारत में पाई जाने वाली भूमध्यसागरीय प्रजाति यूरोपीय और काकासाइड मुख्य प्रजाति की शाखा है। वर्तमान समय भारत में इस प्रजाति के लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में मालाबार तट के क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रजाति के लोगों का रंग हल्का भूरा होता है, लंबाकार होता है, सिर के बाल लहरदार होते हैं, चौड़ी और पतली नाक होती है। ऐसी कुछ इनकी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। भूमध्यसागरीय प्रजातियों का कुछ पुनः उप विभाजन किया गया है, कुछ वर्गीकरण किया गया है। यह है प्राचीन भूमध्यसागरीय प्रजाति और पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रजाति।
ये 3 वर्ग इस प्रजाति के बताए गए हैं। इनमें प्राचीन भूमध्यसागरीय प्रजाति, यूरोपीय क्षेत्र से आने वाली भूमध्यसागरीय प्रजाति की शाखा जो भारत में संभवतः सर्वप्रथम नवपाषाण युग में आई थी, उस वर्ग को, उस मानव समूह को प्राचीन भूमध्यसागरीय प्रजाति में शामिल किया जाता है। इसके बाद भूमध्यसागरीय प्रजाति, कई मानव शास्त्रियों को मत है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी प्रजाति ने किया था। इस प्रजाति के भारत में आगमन प्राचीन भूमध्यसागरीय प्रजाति के बाद में हुआ है और वर्तमान में इस प्रजाति के लोग पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में पाया जाता है। पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रजातियों में इनकी उत्पत्ति तुर्की और अरब प्रदेशों में मानी जाती है और स्थानांतरण करके ये प्रजाति भारत में आई थी, ऐसा माना जाता है। इन के बाद जो है अगला समूह आता है, अगला वर्ग आता है भारतीय प्रजातियों का, और वो है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ। प्राचीन काल में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से पश्चिम की ओर चौड़े सिर वाली प्रजातियों का आवागमन हुआ था। ये प्रजातियां उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करके धीरे धीरे हिमालय की तलहटी के दक्षिणी पश्चिमी सागरीय तट, बंगाल, तमिलनाडु तक फैल गई। यूरोप के जिस भाग से इन प्रजातियों का आगमन हुआ था उन्हें इस प्रकार आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अल्पाइन एक वर्ग है इस प्रजाति समूह में। इस जाति की उत्पत्ति का मूल क्षेत्र यूरोप का आल्प्स पर्वत माना जाता है, इसलिए इनका अल्पाइन नाम रखा गया है भाई। यह एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, यहाँ लोग अधिक संख्या में पाई जाती है अल्पाइड प्रजाति। और प्रजाति के लोग हमारे यहाँ जो है सौराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, गंगा के मैदान, इन क्षेत्रों में ये प्रजाति पाई जाती है। एक है दिनारिक, इनका उद्गम स्थल आल्प्स पर्वत के क्षेत्रों में माना जाता है। लंबा कद के काले रंग के लोग होते हैं, सिर छोटा होता है इनका, और ये भी भारत में इस समय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और पश्चिमी हिमालय प्रदेश में ये प्रजाति पाई जाती है। मुख्य से फैली हुई ये प्रजाति यहाँ। इसके बाद है आर्मिनाइड प्रजाति, लोग भारत में सबसे कम पाए जाते हैं और ये प्रजाति बहुत कम संख्या में पश्चिम बंगाल में और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। वेदा जाति के लोग भी इसी से संबंधित बताए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार ये समूह है, 5वां वर्ग है। और अंतिम और छठा जो वर्ग है भारतीय मानव प्रजातियों का, वो है नार्डिक प्रजाति। नार्डिक प्रजाति, देखिए इस प्रजाति के लोगों का आगमन भारत में सबसे अंत में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सबके लास्ट में ये नार्डिक प्रजातियाँ भारत में आई थी। इस प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपी प्रदेश में हुई है। वहाँ से इस प्रजाति के लोग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम भागों से होकर भारत में आए। पंजाब, गंगा, यमुना के मैदान होकर भारत में फैल गए। वर्तमान समय में इस प्रजाति के लोगों की अधिकतम संख्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नार्डिक प्रजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों में लंबा कद होता है, इनका सुगठित शरीर होता है, सिर का आकार बड़ा और लंबा होता है, नाक लंबी होती है, पतली एवं ऊंची, त्वचा का रंग गोरा होता है, आंखें नीली होती है और शारीरिक गठन मजबूत होता है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो यहाँ इस प्रजाति में पाई जाती है। इस प्रकार भारत में प्रजातीय वर्गीकरण मिलता है जो हमने आपको बताया है। और BS गुहा साहब जो है अच्छे एक नृशास्त्री हुए, मानव शास्त्री हुए, इन्होंने इसका वर्णन किया है। आगे के कालांश में अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।